एक पुलिस कांस्टेबल की शादी हो जाती है और शादी के बाद उसको 4 बच्चे होते हैं, जिनमें 3 बेटी और 1 बेटा होता है। समय गुजरने लगता है तो बच्चों की उम्र भी बढ़ने लगती है। बच्चों की उम्र शादी लायक हो जाती है, लेकिन जब बच्चों की उम्र शादी लायक होने लगी थी तभी उस कांस्टेबल की पत्नी को पता चलता है कि कांस्टेबल का किसी अन्य 2 महिलाओं के साथ प्रेम प्रसंग है और कांस्टेबल उन 2 महिलाओं के पास ज़्यादा रहता है, ना कि अपनी पत्नी के साथ। अब उसकी पत्नी जब भी कांस्टेबल से संपर्क साधने की कोशिश करती थी तो कांस्टेबल अपनी पत्नी से बात नहीं करता था और ना ही घर में कोई खर्चा देता था। घर की हालत भी ज़्यादा खराब होने लगी थी। इसके बाद उसकी पत्नी क्या करती है, सीधे जाती है एसपी ऑफिस और एसपी ऑफिस में जाके एसपी साहब के सामने गुहार लगाती है कि साहब, मेरे पति का किसी अन्य 2 महिलाओं के साथ में प्रेम प्रसंग है और वो उन्हीं के साथ ज़्यादा रहता है, ना ही घर पे आता है, ना ही घर पे खर्चा देता है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, उन सब का खर्चा मुझे उठाना पड़ता है, उनकी पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, और 1 बेटी की तो थोड़े दिन बाद शादी होने वाली है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। साहब, आप मेरी मदद कीजिए। एसपी साहब कहते हैं कि बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं। वो महिला कहती है कि आप बस इतना कर दीजिए कि जो भी मेरे पति को तनख्वाह मिलती है उसका 50% मेरे को मिल जाया करे, बाकी 50% से वो जो भी चाहे वो करे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर उनकी तनख्वाह का 50% मुझे मिल जाएगा तो मैं अपने घर का जीवन यापन कर सकती हूँ, अपने बच्चों को अच्छी तरह से पाल सकती हूँ। इसके बाद एसपी साहब उस महिला की मदद भी करते हैं और जो पुलिस कांस्टेबल है उसकी तनख्वाह का 50% उसकी पत्नी को मिलता था और 50% उस पुलिस कांस्टेबल को मिलता था। उस दिन एसपी साहब ने इस महिला की मदद तो कर दी थी, लेकिन आगे जाके इस महिला के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा जिसके बारे में उस महिला ने कुछ सोचा भी नहीं था। ऐसा कुछ हो जाता है दोस्तों। आज की कहानी से यही पता चलेगा कि आखिर आगे जाके इस महिला के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके बारे में किसी ने कुछ सोचा भी नहीं था। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले से। और फर्रुखाबाद ज़िले के अंदर एक थाना लगता है जिसका नाम है मोहम्मदाबाद, और मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 29 अप्रैल 2005 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास का समय होता है। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम अमर सिंह यादव होता है। अमर सिंह यादव एक मारुति वैन अपने घर पे लेके जाता है। मारुति वैन में एक ड्राइवर भी होता है और मारुति वैन का नंबर होता है UP 78 C 8262। अब अमर सिंह यादव जैसे ही अपने घर में घुसता है सुबह लगभग 10 बजे के आसपास, तो सामने ही देखता है कि उसका 12 साल का बेटा पंकज बैठा हुआ है। अब अमर सिंह अपने बेटे के पास जाता है। वो अपने साथ कुछ चीज़ें लेके गया था खाने पीने की, और जो कि उसके बेटे को पसंद थी। वो ले जाके अपने बेटे को देता है और बेटे से कहता है, बेटा पंकज कैसे हो। अब पंकज जैसे ही अपने बाप को देखता है तो वो मुंह फेर लेता है। दरअसल बेटा जो है बाप से नाराज़ था, लेकिन बाप जैसे तैसे करके बेटे को मना लेता है। अब बेटा भी खुश हो जाता है। तो अमर सिंह अपने बेटे पंकज से कहता है कि बेटा जल्दी से अपनी माँ के पास जाओ और उनसे कहो कि वो तैयार हो जाएं, क्योंकि हमें शॉपिंग करने जाना है। दरअसल अगले महीने यानी कि 11 मई 2005 को पंकज की सबसे बड़ी बहन की शादी थी। इसीलिए पंकज क्या है, दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास जाता है। माँ का नाम होता है उर्मिला देवी। उर्मिला देवी के पास जाता है और उससे कहता है कि पापा आए हैं और वो कह रहे हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ सब लोग, हमें दीदी की शादी के लिए शॉपिंग करने के लिए जाना है। अब उर्मिला देवी भी अपने पति से नाराज़ थी, लेकिन जब अपनी बेटी की शादी की बात थी और शॉपिंग भी करनी थी, इसीलिए उर्मिला देवी क्या करती है, अपने सभी बच्चों को तैयार करती है और जल्दी से गाड़ी में जाके बैठ जाती है। दोस्तों, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमर सिंह यादव और उर्मिला देवी के 4 बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी का नाम है ममता, दूसरे नंबर की बेटी का नाम है पूजा, तीसरे नंबर की बेटी का नाम है सुधा और चौथे नंबर के बेटे का नाम है पंकज। ममता की उम्र 22 साल है, पूजा की उम्र 20 साल है, सुधा की उम्र 18 साल है और जो बेटा है उसकी उम्र 12 से 13 साल के आसपास है। अब होता क्या है दोस्तों, ये सभी लोग तैयार हो जाते हैं और फिर उस मारुति वैन में जाके बैठ जाते हैं और फिर यहाँ से निकला जाता है लगभग 21 किलोमीटर दूर छिपरा मऊ करके एक जगह है, वहाँ पे बाजार लगता है। अब उस बाज़ार में ये लोग जाते हैं और वहाँ पे अलग अलग दुकानों पे जाते हैं, चीज़ों का रेट ट्राई करते हैं, लेकिन वहाँ से कुछ लेते नहीं हैं, बस चीज़ों का रेट ही ट्राई कर रहे होते हैं। अब इसके बाद
जो उसकी पत्नी है उर्मिला देवी अपने पति से कहती है कि एक बात बताओ, आपने सारी दुकानें घुमा डाली हमको, लेकिन सामान कहीं से भी नहीं लिया। तो उसका पति कहता है कि पहले रेट की तो जानकारी ले लें, पहले मोल भाव कर लें, क्या चीज़ कितने की है। अब पता चले हम कोई चीज़ महंगी लेके चले गए यहाँ से और बाद में पता चली वो सस्ती है, तो फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आज सामान नहीं लेंगे तो कल ले लेंगे, लेकिन आज जो है रेट ट्राई कर लेते हैं। अब ये लोग जो है वहाँ पे अलग अलग दुकानों पे जाते हैं, रेट ट्राई कर लेते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ खरीदते नहीं हैं और समय गुजरने लगता है। और समय गुजरते गुजरते शाम के 6 बज जाते हैं, और जब 6 बज जाते हैं और कुछ भी नहीं लिया था, इसके बाद जो पत्नी है उर्मिला देवी अपने पति से कहती है कि ऐसा है, बहुत देर हो गई, अब वापस चल रहे हैं। अब इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, ये लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद वहाँ से वापस अपने गांव की तरफ आ रहे होते हैं। अब रास्ते में पड़ता है छपरा मऊ का बस स्टैंड। बस स्टैंड के पास ये अपनी गाड़ी को रोकते हैं और ये कहते हैं कि चलो यहाँ पे कुछ खा पी लिया जाए। वहाँ पे ये लोग गाड़ी को रोकते हैं और कुछ खाने पीने के लिए लग जाते हैं, टिकिया पकौड़ी जो भी खाते होंगे। इसके बाद इन लोगों ने वहाँ पे लगभग 1 घंटे का समय लगा लिया, यानी कि 6:30 से 7:30 बज गए। अब 6:30 से 7:30 बज गए, अंधेरा भी होने लगा था। अब ये लोग सभी लोग उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी में बैठ के अपने गांव की ओर निकलने लगते हैं। जब ये लोग अपने गांव की ओर निकलने लगते हैं तो रास्ते में एक जगह लगती है शाहगंज रोड, और शाहगंज रोड पर एक पुल है। उस पुल के पास जाके जब ये लोग अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तभी अचानक से गाड़ी में कोई कमी आने लगती है। उस पुल से थोड़ी आगे जाके ड्राइवर कहता है कि साहब, गाड़ी थोड़ी ज़्यादा हीट हो गई है, अब हमने अगर गाड़ी को गांव तक चलाया तो दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए हमें गाड़ी को थोड़ी देर रोकना होगा, उसे ठंडी करना होगा, उसके बाद ही चलेंगे, नहीं तो क्या होगा, रास्ते में गाड़ी जाम हो जाएगी, आगे चल नहीं पाएगी। इसीलिए क्या होता है, उस पुल से लगभग 20-25 मीटर दूरी पर उस गाड़ी को रोक लिया जाता है, गाड़ी को साइड में रोक दिया जाता है। इस तरह से रोका जाता है कि रास्ते से आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। अब गाड़ी को रोक दिया जाता है। जो पति है वो गाड़ी से बाहर निकलता है और जो ड्राइवर है वो भी गाड़ी से बाहर निकलता है। गाड़ी के बोनट को खोल के देखा जाता है कि भाई दिक्कत क्या है। इसके बाद गाड़ी की डिग्गी में जो है कुछ पानी की बोतलें रखी हुई थी, पानी की बोतल को गाड़ी के अंदर डालते हैं ताकि गाड़ी का इंजन ठंडा हो जाए। इसके बाद गाड़ी के चारों ओर डालने लगते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, उस पानी को वो गाड़ी के अंदर भी डालने लगते हैं ताकि गाड़ी ठंडी हो जाए। लेकिन जो उनके हाथ में बोतलें थीं वो पानी की नहीं थी दोस्तों, वो बोतलें थीं पेट्रोल की, और वो गाड़ी के ऊपर पेट्रोल छिड़क रहे थे। और इसके बाद में वो क्या करते हैं, गाड़ी को अच्छी तरह से लॉक करके उस पेट्रोल में लगा देते हैं आग। परिवार के 4 लोग यानी कि 4 बच्चे और उसकी पत्नी गाड़ी के अंदर थे, और गाड़ी में जैसे ही आग लगती है तो चीख पुकार मचने की आवाज़ें आती हैं। और गाड़ी की जो हैंड ब्रेक होती है उसको छोड़ रखा होता है इनने पहले से ही, बगल में ही थी खाई। अब ये लोग देखते हैं कोई आ तो रहा नहीं है, गाड़ी में आग लग चुकी है और चीख पुकार मचने लगी है, सामने ही खाई है। ये लोग क्या करते हैं, हल्का सा धक्का मारते हैं गाड़ी में, और गाड़ी में जो आग लगी थी वो आग लगती हुई गाड़ी ही उस खाई में जाके गिर जाती है। गाड़ी के सारे दरवाजे लॉक थे, अंदर से चीखने पुकारने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन वहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं था। पति और ड्राइवर वहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे, उनके मरने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक दोस्तों ऐसा कुछ हो जाता है जिसके बारे में पति ने कुछ सोचा भी नहीं होगा। दरअसल होता क्या है, उस इलाके के जो इंस्पेक्टर हैं रात को लगभग 8:30 बजे के आसपास अपने शहर में, अपने गांव के आसपास में जो है गश्त पे निकले थे, और उनके साथ में उनकी पूरी पुलिस की टीम थी। अब होता क्या है, जैसे ही वहाँ पे चीख पुकार की आवाज़ें आ रही थीं, रात को लगभग 8:30 बजे का समय था, दूर से ही आग लगी हुई दिख रही थी। अब इंस्पेक्टर साहब गश्त पे निकले थे, उन्होंने जैसे ही आग को लगते हुए देखा तो तुरंत उधर की तरफ ही गाड़ी दौड़ा दी। अब होता क्या है, अमर सिंह यादव और उसका ड्राइवर ये देख लेते हैं कि सामने से गाड़ी आ रही है, इसीलिए ये दोनों क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। अब इंस्पेक्टर साहब आते हैं और खाई में देखते हैं कि अरे इसमें तो चीख पुकार मच रही है, आग लग रही है। तो अमर सिंह यादव की जो गाड़ी थी वो नीचे थी। अब इंस्पेक्टर क्या करते हैं, अपनी पूरी टीम को लेकर उस खाई में उतर जाते हैं और उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। आसपास में रेत या मिट्टी जो भी थी वो सभी लोग क्या करते हैं, पूरी टीम के उस गाड़ी के ऊपर डालने लगते हैं, लेकिन गाड़ी की आग बुझ नहीं रही थी और गाड़ी में से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही थीं। इसीलिए ये लोग तय करते हैं कि गाड़ी के कांचों को फोड़ा जाए, और गाड़ी के कांचों को फोड़ने के बाद जितने भी लोग हैं उन सभी को बाहर निकाला जाए।
अब ये लोग गाड़ी के कांचों को फोड़ते हैं और जितने भी लोग थे अंदर, चाहे उर्मिला देवी, उसकी बेटी ममता, पूजा, सुधा और उसका बेटा पंकज, इन सभी को बाहर निकाला जाता है। इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और जब इन सब की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो सीधे छिपरा मऊ के हॉस्पिटल में इन सभी को भर्ती किया जाता है। छिपरा मऊ के हॉस्पिटल में जब इनको भर्ती किया जाता है तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इसीलिए वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि इन्हें हायर मेडिकल सेंटर में भर्ती कराना पड़ेगा, यहाँ पे इनका इलाज नहीं हो सकता। इसके बाद इन सभी को हायर मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये वाली बात सामने आई थी तो उमाशंकर यादव जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने क्या किया था, अपने जो बड़े अधिकारी हैं उन सब तक ये वाली खबर पहुंचा दी थी। अब बड़े अधिकारियों तक ये वाली खबर पहुंची तो पुलिस की और भी टीम वहां पे पहुंच जाती है, मजिस्ट्रेट भी पहुंच जाते हैं, चाहे उर्मिला, चाहे उसकी बेटी ममता, पूजा, सुधा या उसका बेटा पंकज। अभी इनकी हालत ऐसी थी कि ये जो है बयान दे सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, मजिस्ट्रेट के सामने इनके बयान दिलवाए जाते हैं। जो उसकी पत्नी थी उर्मिला देवी साफ साफ बताती है कि मेरा पति अमर सिंह यादव एक कांस्टेबल है जो कि कानपुर में पोस्टिंग है। मेरे पति की 2 प्रेमिकाएं हैं, उसका नाम, एक का नाम है शशि और दूसरे का नाम है भरतना। मेरा पति मेरे घर में कुछ भी पैसे नहीं देता था, सारे पैसे उन दोनों प्रेमिकाओं के ऊपर उड़ाता था। उनके साथ उसके संबंध थे और मुझे ये तो नहीं पता कि संबंध ही थे या आगे शादी भी कर ली है, लेकिन मेरा पति घर पे कभी नहीं आता था, हमेशा उनके साथ ही रहता था, घर पे एक चवन्नी नहीं देता था। इसीलिए मैं एक दिन एसपी ऑफिस गई, एसपी साहब से मैंने गुहार लगाई, तो गुहार लगाने के बाद में ये तय हुआ कि 50% तनख्वाह मुझे मिलेगी और 50% वो अपने ऊपर खर्च करेगा। अब 50% तनख्वाह वो मुझे देता तो था, मेरी बेटी की भी शादी होने वाली है, लेकिन अचानक से ही मेरे पति ने ये प्लानिंग की कि ऐसा करते हैं, बेटी की शादी के लिए शॉपिंग करने चल रहे हैं और शॉपिंग करने चल रहे हैं तो वहाँ पे उसने हमें बाजार घुमाया सारे दिन, लेकिन कुछ भी नहीं खरीदा। इसके बाद गाड़ी ख़राब होने का नाटक किया, उस पर पेट्रोल डाल के आग लगा दी और हम सबको मारने की कोशिश की। अब दोस्तों जैसे ही ये वाले बयान सामने आते हैं तो पति के बारे में जानकारी ली जाती है। पति के बारे में जानकारी ली जाती है तो वो कहाँ है, इस समय क्या कर रहा है, और जो प्रेमिका है वो कौन है, इसके बारे में जानकारी ली जाती है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जब पति के बारे में जानकारी ली जा रही थी उस समय पे जो उर्मिला देवी है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, और जब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी तो उसकी हो जाती है मौत। और जो उसकी बड़ी बेटी है ममता, जिसकी अगले महीने 11 मई को शादी थी, उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसकी भी मौत हो जाती है। दूसरे नंबर की बेटी पूजा, उसकी भी मौत हो जाती है। उसके 2 बच्चे बचते हैं, जिसमें सबसे छोटी बेटी सुधा और सबसे छोटा बेटा पंकज बचता है। इनकी हालत में धीरे धीरे करके सुधार आने लगता है। अब होता क्या है, जो उनका पति है उसको ढूंढा जाता है और उसके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया जाता है। अपराध संख्या 310/2005, आईपीसी की धारा 302, 307, 436, जिसमें कि 302 में मृत्युदंड, 307 में आजीवन कारावास और 436 में भी इसके ऊपर अपराध लग जाता है। अब होता क्या है दोस्तों, अब इसके पति को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार किया जाता है तो कोर्ट में पेश होता है। कोर्ट में पेश होता है तो वहाँ पे उसे मृत्युदंड की सज़ा सुनाई जाती है और आजीवन कारावास सुनाया जाता है। इसकी वजह से वो क्या करता है, सीधे उच्च न्यायालय में अर्जी डाल देता है। उच्च न्यायालय में जब अर्जी डालता है तो उच्च न्यायालय के जो जज साहब होते हैं वो भी साफ साफ यही कहते हैं कि जो निचली अदालत ने जो इनको सज़ा सुनाई है, सज़ा वही रहेगी, कोई भी बदलेगी नहीं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इंस्पेक्टर हैं उमाशंकर यादव, उन्होंने भी कोर्ट में बयान दिया था। उन्होंने बताया था कि हम लोग गश्त पे निकल रहे थे और जब हम गश्त पे निकल रहे थे तो हमने देखा कि 2 लोग खड़े हुए हैं और 2 लोगों ने गाड़ी में आग लगा दी है। उसी गाड़ी के अंदर ये 5 लोग थे, जिसमें माँ और उसके 4 बच्चे थे। अब जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो ये दोनों लोग वहाँ से भाग गए। अब हम इनको भी पकड़ सकते थे, लेकिन हमारे लिए प्रायोरिटी पे थी जो जलती हुई गाड़ी है, उसके अंदर 5 लोग हैं। हमने उन लोगों को बचाया, भले ही उनमें 3 लोग मर चुके हैं, लेकिन अगर हम लोग उस समय उन्हें ना बचा के इन 2 को पकड़ने जाते तो आज 5 के 5 मर जाते, लेकिन आज 2 लोग जिंदा हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद में
जब उच्च अदालत ने इनके जो केस को नामंजूर कर दिया था, तो इसके बाद में क्या होता है, वो एक बार फिर से अपील करता है उच्च न्यायालय में और फिर से वहाँ पे सुनवाई होती है। और सुनवाई जब होती है तो तारीख आती है 1 जुलाई 2014। 1 जुलाई 2014 को जो उच्च न्यायालय है इसके मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देती है। और वो उच्च न्यायालय साफ साफ कहती है कि आजीवन कारावास में इसे अपनी ज़िंदगी के कम से कम 30 साल तक सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, तब तक ये वहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, ना ही इसकी कोई जमानत होगी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इसके मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में क्यों बदला था। दरअसल जो इंस्पेक्टर था उसने बहुत सारी बातें ऐसी कही थी जिसमें ऐसा लगता था कि पुलिस की तरफ से काम में थोड़ी कमी रही है। दरअसल जब जो पुलिस जो है इंस्पेक्टर जो कांस्टेबल है जिसको सज़ा सुनाई गई है उम्र कैद की, वो कहता है कि अगर मैंने और मेरे ड्राइवर ने गाड़ी में आग लगाई थी तो मेरे ड्राइवर कहाँ हैं, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और उससे कोई बयान क्यों नहीं लिया गया, और जिन 2 महिलाओं के साथ मेरा अवैध संबंध बताया जा रहा है वो दोनों महिलाएं कहाँ हैं, उन दोनों का बयान क्यों नहीं लिया गया, उन लोगों को हमारे सामने क्यों नहीं लाया गया। वो कहता है कि जज साहब ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं, मुझे फंसाया जा रहा है और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसने निचली अदालत में भी यही कहा था और पहले जो उच्च न्यायालय में उसने अपील की थी तब भी ये वाली बात कही थी। उसने साफ साफ कहा था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है, ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं। लेकिन मरता हुआ आदमी यानी कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे, उन सब ने बयान में यही कहा था कि उसके पापा और जो गाड़ी का ड्राइवर है उन दोनों ने मिलकर गाड़ी में आग लगाई थी। अब मरता हुए आदमी की भाई मानी जाएगी गवाही और इंस्पेक्टर ने भी गवाही दी है। इसीलिए क्या होता है, जो कांस्टेबल है अमर सिंह यादव उसको उम्र कैद की सज़ा दी जाती है और उसके बाद में आगे क्या होता है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। दोस्तों अमर सिंह यादव अभी जेल के अंदर है, लेकिन आगे क्या हुआ है उसके बारे में अभी तक कोई न्यूज़ में खबर आई नहीं है कि अमर सिंह यादव के साथ क्या हुआ, वो अभी जेल में है या रिहा हुआ या उसके 2 बच्चों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको सावधान करना है, सुरक्षित रखना है। नमस्कार।